नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर सदन का ध्यान खींचा। सुनील सोनी ने पिछले 3 साल में दर्ज साइबर क्राइम के दर्ज आंकड़ों का ब्यौरा पेश किया। सुनील सोनी ने गृह मंत्री से पूछा कि जनवरी 2024 से लेकर जून 2025 तक कितने साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए, इसे रोकने के लिए किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इस अपराध में बैंक कर्मियों की क्या भूमिका है, पीड़ितों को रकम दिलाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं और कितने पीड़ितों को उनकी राशि वापस मिली, और रायपुर में साइबर थाना कहां पर है और रायपुर में अब तक कितने केस दर्ज किए गए हैं। सुनील सोनी के सवाल पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राजधानी रायपुर में साइबर थाना ही नहीं बल्कि पूरा साइबर भवन ही स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन दिसंबर 2024 में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। इस भवन में अत्याधुनिक मशीनों समेत आईआईटी भिलाई और आईआईएम रायपुर के साथ अनुबंध करके साइबर अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। साइबर की जो है वो स्थिति बहुत ही खराब है। हजारों लोग जो है वो ठगे जा रहे हैं, कुछ आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। अगर आंकड़ा देखेंगे 2020 में 2295 मामले, 2021 में 7134 मामले, 2022 में 12295, 23 में 22296 और खाली 2024 में जो है उत्तर में 1301 बताया है। लेकिन वो जो आंकड़े हैं वो 16,811 और एआई कहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहता है कि 17,693। मेरा प्रश्न ये है कि राजधानी के अंदर में सैकड़ों करोड़ रुपया ठगी हुआ है। उत्तर में कम आया 47 करोड़, लेकिन साइबर थाना कहाँ है बहुत कम लोग जानते हैं। और गंभीरता इस बात की है कि सरकार ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79A के तहत कोई साइबर विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया है तो बताने का कष्ट करेंगे। और जो है उस थाने के अंदर में एक भी आईपीएस रैंक का जो है जो एक्सपर्ट अधिकारी जो है वहाँ पर है कि नहीं है, ये बताने का कष्ट करेंगे। आपने कहा है उत्तर के अंदर में कि छत्तीसगढ़ के हर जिलों के अंदर में हमने साइबर थाने गठित किए हैं और किए हैं, तो उसके अंदर में कितने जो है जिम्मेदार अधिकारी हैं और ये जो थाने हैं इन थानों के अंदर में क्या ये सक्षम है कि जो विवेचना करके अपराध दर्ज करके वो तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं क्या, ये मेरा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की ये चिंता बड़ी जायज़ चिंता है और उसमें हम सब काम कर ही रहे हैं, परंतु एक विषय मैं ज़रूर आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने कहा है कि साइबर थाना कहाँ है उनको नहीं मालूम। तो मैं बताना भी चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिसंबर 2023 को साइबर भवन पूरा, अभी दिसंबर 2023 में माननीय 24 में माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसंबर 2024 में 277 करोड़ रुपए से बना करके उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। 1 करोड़ 46 लाख रुपए उसमें लाइसेंस और नवीनीकरण आदि के लिए खर्च किए गए, 51 लाख रुपए उसमें आधुनिकीकरण के लिए खर्च किए गए और ये पूरे प्रदेश का एक साइबर थाना जिसको हम साइबर भवन करके कहते हैं ये है। मैं माननीय सदस्य को अपने साथ लेकर वहाँ जाऊँगा और जितने भी माननीय सदस्य इसमें जाना चाहेंगे मैं सबको निमंत्रित करके एक कार्यक्रम वहाँ जरूर रख लेता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। एक विषय है। दूसरा, IT एक्ट के अंतर्गत साइबर विशेषज्ञ की बात है, तो साइबर विशेषज्ञ के एम्पेनलमेंट की प्रक्रिया अभी भी हम लोग कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वो हम लोग शीघ्र पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइबर विशेषज्ञ हो जाएंगे तभी काम आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त
साइबर कमांडो I4C संस्था नई सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के गृहमंत्री जी बनने के बाद I4C गठन किया गया और उसमें साइबर कमांडो का कॉन्सेप्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो एक IPS और 5 वरिष्ठ अधिकारी, ऐसे 6 लोगों की 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। ये 6 महीने की ट्रेनिंग करके वापस आ गए और अब काम यहाँ पर शुरू करेंगे। अगली बैच जाने के लिए तैयार है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो वो स्पेशल जो रिक्रूटमेंट है, जो हमको विशेषज्ञ रखने हैं, उसी स्तर के लोग हमारे पास यहाँ पर हैं। अगली बात एक और आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हर जिले में साइबर थाना, ऐसा कहा ही नहीं गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। हर जिले में साइबर सेल का गठन जरूर किया गया है। तो साइबर थाना अलग से नहीं है, साइबर सेल का गठन किया गया है। इसमें प्रशिक्षण की प्रक्रियाएं की गई हैं। हमने सीडैक से प्रशिक्षण की प्रक्रिया की है माननीय अध्यक्ष महोदय, I4C से प्रशिक्षण की प्रक्रिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, इससे भी प्रशिक्षण की प्रक्रिया की है और ऑनलाइन प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगभग हर हफ्ते हर थाने में चलती है। इस तरीके से हम इसने नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही आगे आएंगे। आंकड़े जो आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के हैं, मैं माननीय सदस्य से भी कहना चाहता हूं कि AI के टूल पर आप उतना विश्वास ना करें, क्योंकि AI के टूल पर पहले जिसने भी कुछ बताया होगा वो उसको स्टोर करके उसी को आपको बता देता है। एक ऐसी घटना आप उसमें लें जिसमें आप बताएं कि आज दिनांक को ऐसा ऐसा हुआ, कल कोई और दूसरा उससे पूछेगा तो आपकी घटना को उसमें बता देगा। तो AI उतने परफेक्शन से अभी काम नहीं कर रहा है, पुलिस के डाटाबेस पर एक्सेस AI का नहीं है और इसलिए जो आंकड़ा पुलिस के द्वारा दिया गया, विभाग के द्वारा दिया गया है, कृपया आप उसी को ध्यान करें। 15,000, 16,000 या AI में 18,000 कह दिया गया, तो AI पर वैसा विश्वास ना करें। फिर भी मैं जानना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, कि AI का कौन सा टूल यूज करते हैं। बुधवार को टाउनशिप में सेक्टर 2 सेंट्रल एवेन्यू रोड किनारे स्थायी कब्जे को हटा रही BSP के प्रवर्तन विभाग की टीम पर अवैध कब्जेधारियों ने अश्लील गाली गलौज करते हुए घसीट कर पीटने की धमकी दी। संपदा न्यायालय के आदेश के अनुपालन में BSP के इन्फोर्समेंट विभाग नगर सेवाएं की टीम बुधवार को सेक्टर 2 में रोड किनारे अवैध कब्जेधारियों द्वारा लगाए गए बांस बल्ली को हटाने का काम किया जा रहा था। तभी SSCL क्वार्टर निवासी एक व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा और अवैध कब्जे को हटा रही टीम के सदस्यों को गालियां देते हुए दुर्व्यवहार किया तथा उनको घसीट कर मारने की धमकी देते हुए कार्रवाई में बाधा उत्पन्न किया। मस्जिद के सामने लीगल रूप से बताओ ना, मस्जिद के सामने आप पिछले 15 साल से नहीं तोड़े हो, पिछले 15 साल से नहीं तोड़े आप लोग मस्जिद के सामने, वहाँ क्यों नहीं तोड़ते हो? वहाँ क्या डर लगता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसे डर नहीं है? इनका कब तोड़ रहे हैं? मैं इसी वर्ड में बात करूँगा। गरीब हिंदू लोगों को आप अत्याचार कर रहे हो, गरीब हिंदू लोगों पर अत्याचार कर रहे हो। बोल सुनो, पहले बताओ वहाँ कब तोड़ रहे हो? मस्जिद के सामने मुल्लों का कब तोड़ रहे हो आप? ये तोड़ोगे मस्जिदों में। ऐसा क्यों नहीं होता है? ये गरीब औरतें लोग कहाँ जाएंगी? गरीब लोग हैं, कोई हमारे बच्चे बाल बच्चे आपको दिखते हैं? उनके बाल बच्चे दिखते हैं, इनके बाल बच्चे कौन देखेगा? वृक्षारोपण के नाम पे आप अत्याचार कर रहे हो। ये वृक्षारोपण का अत्याचार है क्या? ये जो पूरा कितने जगह वृक्षारोपण कर रहे हो, इनको तो हटा नहीं पा रहे हो। सबके घर में सांप घुस रहे हैं और वृक्षारोपण कर रहे हो। सांप पकड़े हम लोग नहीं कर रहे हो, सफाई तो करोगे, सफाई तो नहीं रहती है, दूसरा विभाग करता है। और वृक्षारोपण का भी काम आपका नहीं है, वो भी दूसरे का है। कैसे देना है? क्यों देना है? क्यों नहीं दे रहे हो? चलो ना दौड़ने चलो, चलो सुनो, वहाँ दौड़ने चलो, नहीं तो आइंदा मत आना, बता दे रहा हूँ, आइंदा मत आना। यहाँ पे अपने साहब को बोल देना, साहब को घसीट कर मारूंगा अगर गरीबों के ऊपर अत्याचार किया। याद रखने की बात करो, बाजी करो, चुप गलती कर रहे हो, मारूंगा, समझेगा? गरीब के ऊपर अत्याचार नहीं करो, गरीब के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे, मारूंगा गरीब के ऊपर अत्याचार।
छोटे बच्चे देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को राज्य में चल रहे सत्यापन अभियान के बाद 30 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके वतन वापस भेज दिया। बिना दस्तावेज वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को विमान से गुवाहाटी ले जाया गया, जहां उन्हें सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया जाएगा। इसे लेकर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि देश के मुसलमानों का हक छीनने का काम बांग्लादेशी लोग कर रहे थे। यहाँ आकर आतंकवादी घटनाओं को करना, यहाँ के मुसलमानों को बदनाम करना उनका मकसद था। जबकि भारत का मुसलमान वफादार है। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के कारण यहाँ के मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। तत्काल प्रभाव से उनको देश निकाला करना चाहिए। देशी मुस्लिमों की लिखी जा रही है और कुछ लोगों को अभी यहाँ से आगे इसमें किस तरह की कार्रवाई हुई, क्योंकि कई जगह पर संदिग्धों की भी मौजूदगी देखी जा रही है। देखिए, देश के मुसलमानों का हक छीनने का काम बांग्लादेशी लोग कर रहे थे। यहाँ के मुसलमानों का हक मिले और बांग्लादेशी हमारे कोई नहीं है तो अपने बांग्लादेश में रहे ना। यहाँ पर आके आतंकवादी घटना करना और यहाँ के मुसलमानों को बदनाम करने का काम करना, भारत का मुसलमान वफादार है। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के कारण यहाँ के मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। तत्काल प्रभाव से उनको देश निकाला करना चाहिए। कई लोग संरक्षण भी लगातार देते देख रहे आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जांच जारी है। कांग्रेस के लोग अपने वोट बैंक के खातिर रोहिंग्या को और बांग्लादेशी मुसलमान को संरक्षण दिए थे। उनके मतदाता सूची में नाम जुड़वाया गया और उनको रोजगार के लिए पैसा दिया गया। तो यहाँ के मुसलमानों का हक छीना जा रहा था। इस प्रकार वोट के राजनीति के खातिर मुसलमानों को बदनाम ना करें। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बजे रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rungta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली से लेकर बिहार और छत्तीसगढ़ में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा गर्म है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने विधानसभा में एक दिन पहले इसे मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला किया था। उसके बाद अब छत्तीसगढ़ भाजपा ने सोशल मीडिया में अवैध घुसपैठियों पर एक एआई वीडियो पोस्ट कर फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में एआई वीडियो पोस्ट कर कांग्रेस पर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप लगाते हुए लिखा कि सुशासन की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब छत्तीसगढ़ से सीधे बांग्लादेश डिपोर्ट करेगी। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए बांग्लादेशियों को छत्तीसगढ़ में घुसा लिया। सालों तक इन्हें राशन, मकान और पहचान पत्र तक दिलवाए गए, और लेकिन अब सुशासन की सरकार ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेशियों के लिए छत्तीसगढ़ में कोई जगह नहीं। जय छत्तीसगढ़ अभियान के तहत जनता से कहा गया, घुसपैठियों की पहचान करो और सूचना दो। रायपुर और भिलाई में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी पकड़े गए, उन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब देशद्रोही साजिश की हो रही सफाई, बांग्लादेशी घुसपैठिए जाएंगे वापस, छत्तीसगढ़ रहेगा सुरक्षित। देश के दोनों सदनों में बहुमत से पारित होने एवं उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बने नए संशोधन वक्फ बिल को लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि नया वक्फ संशोधन बिल जो आया है वह मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए है। मुस्लिम समाज की जो तरक्की होनी थी वह नहीं हो पाई थी। नया वक्फ बिल आने से मुस्लिम समाज में तरक्की हो रही है। जब वक्फ आमदनी बढ़ेगी तो मुस्लिम समाज की तरक्की होगी। जब तरक्की होगी तो वह शिक्षित होगा। मुस्लिम समाज के शिक्षित होने से 2047 में जो विकसित भारत बनाना है वो हमारा सपना पूरा हो पाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की जमीनों के हुए फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई से कराने को लेकर डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि करीब 500 करोड़ के आसपास की कुछ फर्जी रजिस्ट्री हो गई थी। खरीदार तो है, बेचवाल की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस फर्जीवाड़े की जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी गई तो उन्होंने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को एक प्रस्ताव लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास कर सीबीआई जांच की मांग करेंगे। पे जो कार्रवाई की जा रही है, हाल ही में बिलासपुर में कार्रवाई की गई है। अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पर ये किस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? छत्तीसगढ़ नया वक्फ बिल जो आया है मुस्लिम समाज की तरक्की के बिल है। आज मुसलमान सबसे पिछड़े हुए हैं। पंचर बनाने वाला देख लीजिए, ड्राइवर देख लीजिए, क्लीनर देख लीजिए। जो मुसलमान की तरक्की होना था, तरक्की नहीं हो रही। तो नया वक्फ बिल आने से तरक्की हो रही है। तरक्की इसलिए करना पड़ रहा है कि लोग 80 पैसा, 2 रुपये, 5 रुपये, 25 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये में किराए में हैं। तो जब वक्फ आमदनी बढ़ेंगी तो मुस्लिम समाज की तरक्की होगी तो मुस्लिम शिक्षित होगा। शिक्षित होने से 2047 में जो विकसित भारत बनाना है वो हमारा सपना पूरा हो पाएगा। इसके अलावा कहीं पर कुछ दिक्कतें आ रही थी, इसको लेकर सीबीआई की जांच की भी बात सामने आई थी, उसमें किस तरह का पहल की जाएगी? नहीं, कुछ फर्जी रजिस्ट्री हो गई करीबन 500 करोड़ के आसपास की। खरीदार तो है, बेचवाल की जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो उस लगातार फर्जीवाड़े की हुई है। इसकी जांच केंद्रीय मंत्री जी को भी से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री बोले कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम जो कम्युनिटी है इसमें एक अलग ही भ्रांति फैली हुई है। वक्फ बिल को लेके ये उन कई लोगों के मन में ऐसी भ्रांति कि उनके हित का नहीं है, तो उनकी भ्रांतियों को दूर करने की कहीं पहल की जाएगी। जैसा कि मुझे भी भिलाई दुर्ग में अक्सर बोला जाता है कि कम्युनिटी को आगे आकर समझाओ कि वक्फ बिल असल में है क्या। इसलिए वक्फ जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। जो कुछ समाज के ठेकेदार है जो दाढ़ी टोपी की आड़ में मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये मुस्लिम समाज की तरक्की का बिल है और जो भी आमदनी होगी वो मुस्लिम समाज के बीच लगेगा। आज छत्तीसगढ़ में 7,000 से 9,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 5 लाख रुपए भी आमदनी नहीं है। जब प्रॉपर किराया आएगा, ज़मीनों का सही संचालन होगा तो मुस्लिम समाज के उत्थान के लगना है। कल्याणकारी योजना चालू कर पाएंगे, उसके लिए है। मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका की बात है ही नहीं। जो वक्फ एक प्रशासकीय इकाई है, प्रशासकीय इकाई में
वह प्रॉपर्टी का संचालन कैसा हो पाए और संचालन होने से वह मुसलमानों की कैसी तरक्की है, उसके लिए वह नया वक्फ बिल है। बाकी जो समाज के ठेकेदार बने हैं वो समाज को गुमराह कर रहा है। हम गरीबों का हक गरीबों को कैसे मिले उसके लिए है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुस्लिम समाज के प्रमुख तीर्थ स्थल मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा करने गए बेमेतरा शहर के 3 तीर्थ यात्रियों ने मंगलवार को घर वापसी की। हज यात्रा से लौटे तीर्थ यात्रियों का बेमेतरा सिग्नल चौक पुराना बस स्टैंड से उनके घर तक भव्य स्वागत सत्कार किया गया। तीनों हज यात्रियों का सामाजिक बंधुओं ने स्वागत सम्मान कर जुलूस निकालकर उनके सकुशल बेमेतरा वापस लौटने पर माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। बेमेतरा नगर में हज यात्रियों के लिए एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने फूलों का हार पहनाकर, मिठाई खिलाकर और गले मिलकर खुशियां जाहिर की। हज यात्रियों के सकुशल लौटने पर नगर में खुशी का माहौल नजर आया। लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी और हज यात्रा की सफलता के लिए दुआएं की। हज यात्रा इस्लाम में एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है और हज से लौटने वाले यात्रियों का स्वागत करना एक पारंपरिक प्रथा है। इस स्वागत समारोह में मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिला। इस मौके पर नगर के मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। हाँ जी, मतलब सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा सफ़र था, बड़ी खुशहाली थी, वहाँ बड़ा अच्छा लग रहा था। वहाँ की सड़कें, वहाँ की सफाई, वहाँ की इमारतें इतनी खूबसूरत अच्छी जगह थी, फर्स्ट क्लास, बहुत आराम, बहुत अच्छा। और वहाँ जाओ तो ऐसा लगता है कि यहाँ से ना जाए, मगर चूँकि वतन की मोहब्बत है, आना पड़ता ही है। बहुत अच्छी जगह है और वहाँ जाके पूरा दुआ किए हिंदुस्तान में अमन चैन रहे, आपस में भाईचारा रहे, अपने देश को तरक्की करे, ये सब करके वहाँ दुआ किया हूँ। और पूरे बेमेतरा के लोगों में खुशहाल रहे, यहाँ सबके लिए दुआएं करके अल्लाह ताला से आया हूँ। हज तो 5 दिन का है वो, बहुत, बाकी इतने दिन बहुत है, 5 दिन का रहता है, 5 दिन बहुत सख्त रहता है। नौसाद भाई हैं, उन्हें अपनी फैमिली के साथ में, अपने वालिदा और वालिद के साथ में और अपने भाई के साथ में ये गए हुए थे हज के मौके पे। वहाँ पे जो हज के अरकान हैं वो पूरे करने के बाद में अभी 40 दिनों के बाद ये अभी वापस घर लौटे हैं। सब हम उन्हीं का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे और उनका इस्तकबाल किए हैं और इस्तकबाल करने के बाद उनको घर में अभी छोड़े हैं। तो बस यहीं तक का था इनका सफ़र। अभी कान पूरे हुए हमारे। वहाँ जो व्यवस्था वगैरह का व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था था, वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। बहरहाल सकुशल लौटे हज यात्रियों ने लोगों का आभार जताया और अल्लाह से सभी के खुशियों की कामना दिल से की। एसीएन न्यूज़ के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। सुपेला थाना क्षेत्र के 5 रास्ता चौक के समीप बीती रात कुत्ते से नाली में गिरे स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। स्कूटी सवार युवक रौनक दुबे अपने दोस्त को स्कूटी पर बैठाकर शंकरपारा से श्रीराम चौक की तरफ जा रहा था। तभी उसकी तेज रफ्तार स्कूटी 5 रास्ता रोड पर आवारा कुत्ते से जा टकराई, जिससे स्कूटी चला रहा रौनक दुबे नाली में गिरकर घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शहर के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी समाज सेवी उत्तम भंडारी को दुर्ग इकाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। गौरतलब है कि ये केवल एक दायित्व नहीं बल्कि संपूर्ण व्यापारिक समुदाय की ओर से जताया गया विश्वास और आशा का प्रतीक है। श्री भंडारी जिनके नेतृत्व में अब तक अनेकों संस्थाएं और संगठनों ने उन्नति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, उनके कर कमलों में एक और जिम्मेदारी चैम्बर द्वारा ससम्मान सौंपी गई है। उनके इस मनोनयन से न केवल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बल्कि दुर्ग जिले के समस्त व्यापारियों में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और विकास की नवीन संभावनाएं जागृत हुई है।
पूर्व में भी श्री भंडारी जी ने कई महत्वपूर्ण पदों को अपने कुशल नेतृत्व से गौरवान्वित किया है। दुर्ग संभाग सराफा एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष, ओसवाल पंचायती दुर्ग के कार्यकारिणी सदस्य, हाउस ऑफ श्रमण संघ ट्रस्ट के ट्रस्टी, दुर्ग सराफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, गौतम गुण विहार पाली ट्रस्ट के ट्रस्टी, जन समर्पण सेवा संस्थान के मार्गदर्शक, साथ ही इन सभी पदों पर रहते हुए आपने सेवा, समर्पण और नेतृत्व का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो वास्तव में प्रेरणास्पद है। आपका दयालु, परोपकारी, सरल स्वभाव और बहुआयामी नेतृत्व क्षमता न केवल संगठनों को सशक्त बनाती है बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम करती है। शहर को पूर्ण विश्वास है कि आपके आगमन से दुर्ग का व्यापार नव चेतना और नव गति की ओर अग्रसर होगा और साथ ही एक सकारात्मक परिवर्तन की लहर पूरे जिले में प्रवाहित होगी। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के निर्देशन में छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अग्रवाल जन कल्याण समिति एवं अग्रवाल महिला समिति के सहयोग से जिला शतरंज संघ दुर्ग के द्वारा सेक्टर 6 भिलाई स्थित अग्रसेन भवन में 17 जुलाई से 20 जुलाई तक छत्तीसगढ़ राज्य सब जूनियर अंडर 15 बालिका एवं बालक फेडरेटेड शतरंज चैंपियनशिप का भव्य उद्घाटन 17 जुलाई को प्रातः 11 बजे दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री राम गोपाल गर्ग के द्वारा किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश शतरंज संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष धर्मचंद लूनिया द्वारा किया जाएगा। विशेष अतिथि के रूप में समाज सेवी कैलाश जैन बरमेचा, अग्रसेन जन कल्याण समिति भिलाई के महासचिव अनिल अग्रवाल एवं अग्रसेन महिला समिति के अध्यक्ष श्रीमती गायत्री अग्रवाल इस मौके पर शामिल रहेंगे। प्रदेश शतरंज संघ के संयुक्त सचिव एवं जिला शतरंज संघ दुर्ग के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत एवं जिला शतरंज संघ के दुर्ग के सचिव तुलसी सोनी भी यहां पर शामिल रहेंगे। स्टेट चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के सरगुजा एवं बस्तर संभाग सहित 18 जिलों के शतरंज प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस स्पर्धा में अभी तक 210 प्रतिभागियों की रिकॉर्ड एंट्री दर्ज भी कर ली गई है, जिसमें बालक वर्ग में 158 एवं बालिका वर्ग में 52 प्रतिभागी शामिल हैं, जिसमें कुल 53 रेटेड प्रतिभागी शामिल हैं। ये स्पर्धा कुल 9 चक्रों में खेली जाएगी। वही विजयी प्रतिभागियों के लिए आकर्षक उपहार भी यहाँ पर रखे गए हैं। बहरहाल 17 जुलाई से इस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया जाएगा। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।